ब्रह्मराक्षस की ट्रेजेडी का बिंब अपनी परिपूर्णता तक पहुंचता है। कवि ने उसके आभ्यंतर निराला लोक कहकर जिस ओर संकेत किया है वो ब्रह्मराक्षस का कोरा बौद्धिक ज्ञान है जो उसके मन के अंधेरे में डूबा है। वो इस अंधेरे से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहा है और इस प्रयत्न में वो बार बार चोटिल भी होता है। उसका प्रयत्न है कि उसका जो संचित ज्ञान है उसे सार्थक निष्कर्ष मिल सके। कवि ब्रह्मराक्षस के इसी संघर्ष को रूपाकृति देने का प्रयत्न कर रहा है। बुरे अच्छे बीच वे संघर्ष वे भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष, गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता। वस्तुतः ब्रह्मराक्षस परफेक्शनिस्ट है, परिपूर्णतावादी है, अतिरेकवादी है। यहाँ पर ब्रह्मराक्षस का जो संघर्ष है वो महज अच्छे और बुरे के बीच का संघर्ष नहीं है। ये अच्छे के और भी अधिक अच्छे बनने और उत्कृष्ट से और भी अधिक उत्कृष्ट होने के बीच का संघर्ष है। इस संघर्ष में उसे जो थोड़ी बहुत सफलता मिलती भी है उसे वो सफलता नहीं मानता, क्योंकि न्यूनता उसे स्वीकार्य ही नहीं है। वो प्राप्य स्थिति से संतुष्ट ही नहीं हो पाता और उसकी व्यथा बनी रहती है। ये हर उस परफेक्शनिस्ट की गति हो सकती है जो कि अपने व्यवहार में संतुलन नहीं बिठा सकता। ब्रह्मराक्षस की इस व्यथापूर्ण मनःस्थिति को कवि इन शब्दों में व्यक्त करता है। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, भावी अंतर्कथाएं बहुत प्यारी हैं। यहां पर हम देखते हैं कि कवि की संवेदनशीलता ब्रह्मराक्षस के प्रति है। वो मानते हैं कि अच्छे के और अधिक अच्छा बनने का संघर्ष दीर्घकाल तक खींच तो सकता है पर कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए कवि ने उसकी संघर्ष कथाओं को बहुत प्यारा कहकर संबोधित किया है, जिससे कि ये संकेतित होता है कि कवि भविष्य के प्रति आशावान है। ब्रह्मराक्षस की कथा गति पकड़ती है। वे सूर्य चंद्रमा और आकाश जो ब्रह्मराक्षस को अपने सामने झुकते हुए दिखाई देते थे अब उसकी वेदना के साक्षी हैं, क्योंकि शोधक ब्रह्मराक्षस की स्थिति किंकर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति की सी हो गई है। वो मानवीय मूल्यों को गणितीय आंकड़ों अर्थात सैद्धांतिक ज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतार सक रहा और इस तरह से व्यवहार सिद्धांत की व्यवहार में इतना अंतर, सिद्धांत की व्यवहार रूप में असफलता उसे स्तब्ध कर डालती है और इसी तरह अपने निरंतर प्रयत्नों के बाद इसी वो मृत्यु को प्राप्त होता है। मर गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है, वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की। कवि को गहन व्यथा है। ब्रह्मराक्षस उनकी दृष्टि में एक शोधक है, एक अन्वेषी है जिसके प्रयत्न निष्फल रहे हैं। ब्रह्मराक्षस की मृत्यु के साथ ही उसके अनवरत संघर्ष, उसकी निरंतर प्रयत्नरत स्थिति का अंत हो जाता है और उसकी मृत्यु कवि को बेहद व्यथित करती है। ब्रह्मराक्षस ने जीवन पर्यंत अपने भाव, तर्क और व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की। यही नहीं, एक सार्थक दिशा प्राप्त करने के लिए उसने एक योग्य गुरु की भी तलाश की, लेकिन उसे केवल भटकन और असफलता ही हाथ आई। कवि की पीड़ा है कि उस भाव, तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों, सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। वास्तव में ब्रह्मराक्षस की मानसिक भटकन युग की प्रमुख प्रवृत्ति को पहचानने में असफल रही। वो नहीं जान पा रहा था कि युग बदल गया है और उच्च आदर्शों
और सज्जीवन का युग व्यतीत हो गया है। अब युग व्यवसाय का युग है और व्यावसायिक युग में धन और केवल धन का ही महत्व है। लोगों का झुकाव भी यही है कि उन्हें यश मिले और प्रचुर धन मिले। सत्य की, मूल्यों की यहाँ पूरी तरह उपेक्षा है। ब्रह्म राक्षस आत्मचेतस था और अर्थ प्रधान युग की जो विसंगतियां थी उसने उसको एक टूटन दी, उसको अनवरत संघर्ष के ही गर्त में ढकेला। इसीलिए जो ब्रह्म राक्षस स्वयं को ज्ञानी मान रहा था, नूतन किसी सिद्धांत का प्रवक्ता मान रहा था, समाज को परिवर्तित करने के लिए जो संकल्पबद्ध था और अपने महत्व को मनवाना चाहता था, आज स्थितियां विपरीत हैं तो विषाद है और संतप्त है। यही टूटन उसे मृत्यु की ओर ले गई है। यह निश्चय ही समझने का विषय है कि किस प्रकार से सिद्धांत और व्यवहार के सामंजस्य का अभाव एक ज्ञानी का अंत कर देता है और यह अंत बड़ा कारुणिक होता है। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वास्तव में बाहरी जीवन के विरोधाभास और अंतर्द्वंद्वों के दो पाट ने एक ज्ञानी का ट्रेजेडी पूर्ण अंत कर दिया है। कवि ब्रह्म राक्षस के महत्व को समझता है और उसके ट्रेजिक अंत के प्रति वो बहुत संवेदनशील है। कारण ये था कि कवि स्वयं भी पूंजीवादी व्यवस्था के दुर्विरोधी हैं, सामाजिक व्यवस्था के पक्षधर हैं और वे भी मानवीय मूल्यों के पोषक रहे हैं और इस आधार पर एक सर्वहितकारी समतावादी समाज का प्रासाद खड़ा करने के प्रति उत्सुक रहे हैं। इसीलिए कवि को दुख है कि वो ब्रह्म राक्षस से पहले क्यों नहीं मिल पाया। कवि के शब्दों में, मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जी कर, बताता मैं उसके स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता। वह उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। कवि की पीड़ा है कि ब्रह्म राक्षस इतना ज्ञानी होते हुए भी समाज के लिए उपयोगी नहीं बन पाया, समाज के लिए अपने ज्ञान को न बांट सका। कवि यदि समय रहते उससे मिला होता तो वो ब्रह्म राक्षस को उसके असीमित ज्ञान के व्यवहार का तरीका बताता, साथ ही उसके ज्ञान को पर्याप्त सम्मान भी देता, जिससे कि वो मानसिक टूटन से बचा रहता। वो समाज को बदलने की महत्वाकांक्षा को क्रियान्वित नहीं कर पाया। तो कवि का मानना है कि यदि ब्रह्म राक्षस से पहले कभी मुलाकात हो गई होती तो उसकी त्रासदीपूर्ण स्थिति से, उसके इस कारुणिक अंत से उसे बचाया जा सकता था। एक अतिश्रेष्ठ ज्ञानी की महत्वहीन मृत्यु कवि को पीड़ित कर रही है। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई, वह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ। ब्रह्म राक्षस का बौद्धिक ज्ञान न तो किसी तार्किक संगति तक पहुंचा, न वह अपना कोई उत्तराधिकारी ढूंढ पाया। अतः कवि के मन में ये उथल पुथल है, ये प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ। यह अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कवि मानता है कि ब्रह्म राक्षस के प्रति उसकी विनत श्रद्धांजलि केवल ये हो सकती है कि वो उसका शिष्य बन जाए और उसके अधूरे कार्यों को पूरा कर सके। कवि ब्रह्म राक्षस के रूप में एक मध्यवर्गीय ज्ञानी की श्रेष्ठता के साथ साथ उसकी दुर्बलताओं को भी जानता है। इसीलिए कहीं न कहीं कविता में कविमन भी ध्वनित होता है। कवि ये स्वीकार कर उठता है कि समाज से कटकर केवल शुष्क सिद्धांत ज्ञान से कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। अनुभव और संवेदनाओं का सायुज्य होना बेहद जरूरी है। ज्ञान का समाज उपयोगी बनने में ही उस ज्ञान की सार्थकता है। इसीलिए कवि ब्रह्म राक्षस की बौद्धिकता और संचित ज्ञान में अपनी संवेदना को जोड़कर
उसके अधूरे कार्य को परिपूर्ण करना चाहता है। आइए कवि के शब्दों में देखें। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं। और यही कविता का अंत हो जाता है। हम देखते हैं कि कवि ने एक मिथक के माध्यम से किस तरह से अपनी बात को रखा है। ये एक अनवरत खोजी प्रवृत्ति की कवि मन की ही तलाश है। अगर हम कुंवर नारायण के वक्तव्य को लें तो उन्होंने ब्रह्म राक्षस को पढ़कर माना है कि ब्रह्म राक्षस अतीत की बौद्धिक चेतना है। ब्रह्म राक्षस मुक्ति भोग का भोक्ता स्व है, जो अचेतन या अवचेतन के कैओस में कैद है, और उसकी मुक्ति से उसी की बलि प्रक्रिया के मध्य उसके सजल और सर्जक स्व का जन्म होता है। ब्रह्म राक्षस और कुछ नहीं, मानवीय इतिहास की एक दुर्दमनीय प्रवृत्ति, अन्वीक्षा का प्रतीकीकरण है।